वो कौन सा दर्द है जो दुनिया की सारी खुशियां मिलकर भी नहीं मिटा पाईं? आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आज आप किस दौर में जी रहे हैं? आज आपके पास स्मार्टफोन्स हैं। आप Amazon पर एक बटन दबाते हैं और 24 घंटे में आपकी ज़रूरत का सामान आपके घर पहुंच जाता है। आप Netflix पर दुनिया की बेहतरीन स्टोरीज मिनटों में देख सकते हैं। आपकी जनरेशन दुनिया की हिस्ट्री में सबसे सेफ, सबसे वेल्दी और सबसे कंफर्टेबल है। लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि आज हम खुशी से ज्यादा स्ट्रेस में हैं? क्यों एक 25 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो लाखों कमा रहा है, वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन की दवा खा रहा है? क्यों आज हमारे घरों में सारी सुविधाएं हैं, लेकिन दिलों में एक अजीब सी एम्प्टीनेस है? क्यों हर तरफ सक्सेस के रास्ते खुले हैं, पर हम खुद को लॉस्ट या कंफ्यूज्ड महसूस करते हैं? हम सब ने एक ड्रीम देखा था कि जब हम अमीर हो जाएंगे, जब हमें सिक्योरिटी मिल जाएगी, जब हमें फ्रीडम मिल जाएगी, तो सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। लेकिन ट्रुथ ये है मेरे दोस्त कि आज सब कुछ है, फिर भी सब कुछ खराब है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के स्टोरी टेलर मार्क मैनसन की। वही आदमी जिसने आपको सिखाया था कि द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। अब वो वापस आ गया है अपनी दूसरी सबसे दमदार किताब के साथ, जिसका नाम है, जी हां, सही सुना आपने, Everything is FC, a book about hope। ये किताब आपको एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ के आईने में देखती है। ये पूछती है कि जब सब कुछ फक्ट है, तो ऐसे समय में उम्मीद यानी होप का क्या मतलब है? क्या हम होप के नाम पर खुद को बेवकूफ तो नहीं बना रहे हैं? ये किताब एक बोल्ड क्लेम करती है, हमारी आज की सारी एंग्जाइटी, बोर्डम और हेट की जड़ में एक ऐसी चीज है जिसे हम सबसे ज्यादा वैल्यू करते हैं, और वो है होप। मार्क मैनसन की ये कहानी बताती है कि दुनिया की समस्याएं कम नहीं हुई हैं, बल्कि उन्होंने अपना रूप बदल लिया है। हमने फिजिकल पेन को खत्म किया, पर उसकी जगह ले ली है साइकोलॉजिकल और एग्जिस्टेंशियल पेन ने। और इस नए स्पिरिचुअल क्राइसिस से निकलने का रास्ता ये किताब 3 ग्राउंड ब्रेकिंग विचारों के जरिए सिखाती है, जिसे हम अपनी इंडियन ऑडियंस के लिए आसान, रिलेटेबल एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। ये जर्नी थोड़ी गहरी होगी, थोड़ी ड्रामेटिक होगी, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं कि इस बुक समरी के खत्म होने तक आप इस दुनिया को एक बिल्कुल नई नज़र से देखेंगे। तो अपनी सीट की बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं एक ऐसी जर्नी जो आपको सिखाएगी कि होप को सही तरीके से कैसे जिया जाए। 1. द अनकंफर्टेबल ट्रूथ, असहज सच्चाई। पहला और सबसे चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट जो मैनसन हमें देते हैं, वो है द अनकंफर्टेबल ट्रूथ। वो सच्चाई जिसे हमारा दिमाग हर पल, हर तरह से नजरअंदाज करने की कोशिश करता है। सच्चाई क्या है? What is the truth? सच्चाई ये है कि इस विशाल ब्रह्मांड में, इस अनंत स्पेस टाइम में, आपकी, मेरी और हम सब की लाइफ का कोई कॉस्मिक मीनिंग नहीं है। आपकी सारी अचीवमेंट्स, आपकी स्ट्रगल्स, आपके ड्रीम्स, ये सब अनंत स्केल पर एक टाइनी स्पेक से भी कम है। यूनिवर्स को जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी यूपीएससी एग्जाम पास करते हैं या फेल हो जाते हैं, आपकी मम्मी की सर्जरी अच्छी हुई या नहीं, या आपके बॉस को आपकी प्रेजेंटेशन पसंद आई या नहीं। हम इस ब्रह्मांड में केवल इनकॉन्सिक्वेंशियल कॉस्मिक डस्ट हैं, एक ऐसी धूल जिसका होना या ना होना इस यूनिवर्स के लिए शून्य है। अब आपका थिंकिंग ब्रेन कहेगा, नहीं ऐसा नहीं है, हम यहां किसी न किसी कारण से हैं, हमारे काम का इफेक्ट तो होता है। मैनसन कहते हैं, हां, आपका दिमाग ये स्टोरीज इसलिए बनाता है क्योंकि उसे बनानी पड़ती हैं। देखिए, हमारे दिमाग को होप की जरूरत होती है। होप हमारे मेंटल इंजन का फ्यूल है। अगर हमें ये बिलीव ना हो कि फ्यूचर में कुछ बेटर हो सकता है, तो हम स्पिरिचुअली मर जाते हैं। इसलिए इस असहज सच्चाई से बचने के लिए हमारा माइंड तुरंत एक होप नैरेटिव यानी उम्मीद की कहानी बना लेता है। होप नैरेटिव हमेशा एक बिफोर और एक आफ्टर की कहानी होती है। बिफोर, मैं अनसक्सेसफुल हूं, अनहैप्पी हूं, स्ट्रगलिंग हूं।
आफ्टर, जब मैं ये अचीव कर लूंगा, लूंगी, तो मेरी जिंदगी परफेक्ट हो जाएगी। कोई कहता है, मैं अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दूंगा तो मेरी जिंदगी सफल होगी। होप, रेजिंग गुड किड्स। कोई कहता है, मैं इतना वेल्थी बनूंगा कि एक लग्जरियस लाइफ जी सकूं। होप इज इक्वल टू मेकिंग अ बंच ऑफ मनी। और कोई कहता है, मैं समाज की सेवा करूंगा। होप इज इक्वल टू अल्ट्रुइज्म रिडक्शन इन सफरिंग। मैंसन कहते हैं कि ये सारी होप हम केवल इसलिए पैदा करते हैं ताकि एग्जिस्टेंशियल टेरर से बचा जा सके। होपलेसनेस ही असली दुश्मन है। इंडियन एग्जाम्पल 1, द परफेक्ट लाइफ ट्रैप। इसे एक रिलेटेबल एग्जाम्पल से समझते हैं। रवि, हमारा एवरेज 28 साल का अर्बन प्रोफेशनल। रवि का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। उसके माँ बाप ने हमेशा कहा, बेटा, एक बार गवर्नमेंट जॉब मिल जाए या यूएसए की कंपनी में प्लेसमेंट हो जाए तो तुम्हारी लाइफ सेट है। ये था उसका होप नैरेटिव। रवि ने मेहनत की। उसने टीसीएस या इन्फोसिस में जॉब पा ली। उसकी सैलरी अच्छी है। उसने एक फ्लैट भी खरीद लिया है। अब क्या हुआ? वो आफ्टर स्टेज में पहुंच गया है जहां सब कुछ सेट हो जाना चाहिए था। लेकिन अब उसे रात को नींद नहीं आती। वो सोशल मीडिया पर अपने उन दोस्तों को देखता है जिन्होंने स्टार्टअप शुरू किया या अब्रॉड चले गए, और उसे लगता है कि उसका फ्लैट छोटा है, उसकी कार पुरानी है और उसकी लाइफ बोरिंग है। ये क्यों हुआ? क्योंकि होप नैरेटिव का प्रॉब्लम यही है, जैसे ही आप एक गोल, होप को अचीव करते हैं, वो होप मर जाती है और आपके सामने तुरंत एक नई और बड़ी होप खड़ी हो जाती है। मैंसन कहते हैं, खुशी का ऑपोजिट गुस्सा या दुख नहीं है। गुस्सा और दुख का मतलब है कि आप अभी भी किसी चीज को वैल्यू करते हैं, आप में अभी भी होप है। खुशी का असली ऑपोजिट है होपलेसनेस। वो अंतहीन ग्रे होराइजन जहां सब कुछ फालतू लगता है और आप इनडिफरेंस से भर जाते हैं। आज के दुनिया का क्राइसिस यही है। हमने फिजिकल पेन को मिटाकर इनफाइनाइट होप की तलाश शुरू कर दी है, और ये इनफाइनाइट होप ही हमें फ्रस्ट्रेटेड और एम्प्टी कर रही है। 2. सेल्फ कंट्रोल इज एन इल्यूजन। आत्मनियंत्रण एक भ्रम है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, अगर होप हमें ड्राइव करती है तो हमें बस इतना करना है कि अपने नेगेटिव थॉट्स और इंपल्सेस को कंट्रोल करें और राइट थिंग्स के लिए होप करें। लेकिन मैंसन इस सोच को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। उनका दूसरा कोर कॉन्सेप्ट है, सेल्फ कंट्रोल इज एन इल्यूजन। दो दिमागों की कहानी, द टू ब्रेन्स, थिंकिंग एंड फीलिंग, सदियों से हमारे फिलोसोफर्स ने हमें सिखाया है कि हमें अपनी रीजन यानी तर्क शक्ति, थिंकिंग ब्रेन, से अपनी इमोशंस यानी भावनाओं, फीलिंग ब्रेन पर डोमिनेट करना चाहिए। सोक्रेटिस से लेकर कांत तक सबने कहा कि रीजन ही वर्च्यू की जड़ है। मार्क मैंसन कहते हैं कि ये अजम्पशन गलत है। हम इंसान रैशनल मशीन नहीं है। हमारे अंदर दो सेपरेट एंटिटीज हैं जो लगातार लड़ रहे हैं। थिंकिंग ब्रेन, तर्क वाला दिमाग, ये पायलट है जो लॉजिकल है, फ्यूचर की योजना बनाता है, टाइम टेबल बनाता है और डेटा का एनालिसिस करता है। ये हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। फीलिंग ब्रेन, भावना वाला दिमाग, ये एलिफेंट यानी हाथी है जो इमोशन से भरा है, इम्पल्सिव है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है और इसे पेन से नफरत है। ये हमें बताता है कि हमें क्या चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि थिंकिंग ब्रेन केवल पायलट है, जबकि फीलिंग ब्रेन इंजन भी है और स्टीयरिंग व्हील भी। जब एलिफेंट, फीलिंग ब्रेन, किसी दूसरी दिशा में भागना चाहता है तो पायलट, थिंकिंग ब्रेन, के पास उसे रोकने की ताकत नहीं होती। ज्यादातर समय पायलट का काम सिर्फ इतना होता है कि वो उस रास्ते को सही ठहराए जिस पर एलिफेंट पहले ही चल पड़ा है। पायलट बस ये रैशनलाइज करता है कि चलो 5 मिनट और नेटफ्लिक्स देख लेते हैं, इससे दिमाग रिलैक्स होगा और स्टडी में फोकस बढ़ेगा। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल 2, द यूपीएससी एस्पिरेंट। कल्पना कीजिए कि दिल्ली में एक स्टूडेंट है अंजलि जो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रही है। थिंकिंग ब्रेन, अंजलि का टी ब्रेन, सुबह 5 बजे उठो, करंट अफेयर्स पढ़ो, रात 10 बजे तक ऑप्शनल सब्जेक्ट पूरा करो। लॉजिक कहता है कि 100% डेडिकेशन से ही सक्सेस मिलेगी। फीलिंग ब्रेन,
अंजलि का एफ ब्रेन, सुबह 5 बजे ठंड लगती है, करंट अफेयर्स बोरिंग है, मेरा दोस्त रवि पार्टी कर रहा है, मुझे फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है। इमोशन कहती है, एक रील देख लो, थोड़ा डोपामीन मिल जाएगा। अंजलि टाइम टेबल बनाती है, टी ब्रेन का काम, लेकिन जब सुबह 5 बजते हैं तो एलिफेंट एफ ब्रेन कहता है, नहीं उठना। अंजलि खुद को कोसती है, मेरी विल पावर कम है, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। मैनसन कहते हैं, स्टॉप, ये सेल्फ कंट्रोल की कमी नहीं है, ये दोनों दिमागों का मिसअलाइनमेंट है। आपका फीलिंग ब्रेन वो एक्शन नहीं ले रहा क्योंकि वो उसे वैल्यू नहीं दे रहा या वो पेन को अवॉइड कर रहा है। सॉल्यूशन, मीनिंग कंट्रोल, अर्थ नियंत्रण। अगर आप अपने एलिफेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आपको उसे मोटिवेट करना होगा। सेल्फ कंट्रोल की जगह हमें चाहिए मीनिंग कंट्रोल। आपका थिंकिंग ब्रेन का सुपर पावर ये है कि आप अपनी इमोशंस को मीनिंग दे सकते हैं। आप बता सकते हैं कि डर का क्या मतलब है, आलस का क्या मतलब है और उत्साह का क्या मतलब है। जब अंजलि का एफ ब्रेन सुबह 5 बजे उठने से डरता है, पेन, तो उसका टी ब्रेन इसे 2 तरह से इंटरप्रेट कर सकता है। ओल्ड इंटरप्रिटेशन, सेल्फ कंट्रोल, मैं आलसी हूं, मैं वर्थलेस हूं। इससे एफ ब्रेन और ज्यादा स्ट्रेस में जाता है और उठने से मना कर देता है। न्यू इंटरप्रिटेशन, मीनिंग कंट्रोल, ये डर इस बात का साइन है कि मैं सीरियस हूं। ये पेन मेरे सैक्रिफाइस का हिस्सा है और यही सैक्रिफाइस मुझे उन लाखों स्टूडेंट से अलग करेगा जो सो रहे हैं। मेरा 5 मिनट का स्ट्रगल मेरे देश की सेवा करने के ड्रीम का फर्स्ट स्टेप है। जब टी ब्रेन एफ ब्रेन की इमोशन, ठंड लगना, आलस को एक प्रोफाउंड और यूजफुल मीनिंग देता है, तो एफ ब्रेन को लगता है कि हाँ, इस एक्शन में एक वैल्यू है। तब दोनों दिमाग एक सीध में आ जाते हैं और इल्यूजन ऑफ सेल्फ कंट्रोल पैदा होता है। ये अलाइनमेंट ही होप को जन्म देता है, एक ऐसी होप जो फैंटेसी पर नहीं बल्कि आपकी इंटरनल वैल्यू सिस्टम पर आधारित होती है। 3. न्यूटन्स लॉज ऑफ इमोशन, भावनाओं के न्यूटन के नियम। तीसरा कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड है और ये आपकी मोटिवेशन की पूरी डेफिनेशन को बदल देगा। हमारा जनरल थॉट ये है, फीलिंग, मोटिवेशन लीड्स टू एक्शन। जैसे जब मुझे अच्छा लगेगा तब मैं काम शुरू करूंगा। मार्क मैनसन कहते हैं, रॉन्ग, ये उल्टा है। एक्शन लीड्स टू फीलिंग। आप जो एक्शन लेते हैं, आपकी भावनाएं उसका रिएक्शन होती हैं। अगर आप खुद को एक्शन में डालते हैं तो आपकी इमोशंस अपने आप बदल जाएंगी। मैनसन ने आइजैक न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन को ह्यूमन साइकोलॉजी पर लागू किया और इमोशनल चेंज के 3 नियम दिए। पहला नियम, इमोशनल इनर्शिया। एन ऑब्जेक्ट इन इमोशनल मोशन स्टेज इन इमोशनल मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल इमोशनल फोर्स। भावनात्मक गति में मौजूद कोई भी वस्तु तब तक उसी गति में रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी भावनात्मक बल कार्य न करे। साधारण शब्दों में, एक बार जब आप स्टार्ट कर देते हैं तो कंटिन्यू करना आसान हो जाता है। सबसे बड़ी लड़ाई स्टार्टिंग की होती है। अगर आप सैड या लेजी महसूस कर रहे हैं तो आप इमोशनल इनर्शिया में हैं। आप खुद को सैड रखने की मोशन में हैं। इस मोशन को तोड़ने के लिए आपको एक एक्सटर्नल इमोशनल फोर्स यानी एक्शन लेना होगा। इंडियन एग्जाम्पल 3, द 5 मिनट रूल। विक्रम एक जिम जाने वाला कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है, पर आज सुबह उसका एफ ब्रेन कह रहा है, यार कमर में दर्द है, आज स्किप कर देते हैं। वो सैडनेस और एपैथी की इमोशनल इनर्शिया में फंसा है। टी ब्रेन नेगोशिएशन फोर्स विक्रम टी ब्रेन से नेगोशिएट करता है। वो कहता है, ठीक है, जिम मत जाओ, बस अपने जिम क्लोथ्स पहन लो। ये एक टाइनी एक्शन है जो एफ ब्रेन को बड़ा पेनफुल नहीं लगता। फे ब्रेन एक्सेप्टेंस, एफ ब्रेन आसानी से मान जाता है। विक्रम क्लोथ्स पहनता है, अब टी ब्रेन फिर नेगोशिएट करता है, अरे अब तो रेडी हो गए हो, अब बाहर तक चलो। एक बार जब वो जिम पहुंच जाता है तो उसकी इमोशनल इनर्शिया बदल जाती है। एक्शन, पसीना बहाना, म्यूजिक सुनना, इमोशन, ऊर्जा, गर्व पैदा करता है। मैनसन कहते हैं, जब भी आप स्टक महसूस करें तो अपने गोल को इतना छोटा कर दें कि वो रिडिक्युलस लगे। इसे ही
लोअर द एक्सपेक्टेशन कहा जाता है। बुक लिखनी है, रोज 50 वर्ड्स लिखो। मेडिटेशन करना है, सिर्फ 60 सेकंड्स के लिए आंखें बंद करो। स्टडी करनी है, सिर्फ एक पेज खोलो। ये टाइनी एक्शन आपके इमोशनल इनर्शिया को तोड़कर आपको मोमेंटम में ले आता है। ये एक्शन ही इमोशन को पैदा करता है। दूसरा नियम, इमोशनल कॉज एंड इफेक्ट, भावनात्मक कारण और प्रभाव। योर सेल्फ वर्थ इक्वल्स द सम ऑफ योर इमोशंस ओवर टाइम। आपका आत्ममूल्य, सेल्फ वर्थ, समय के साथ आपकी भावनाओं का योग है। साधारण शब्दों में, आप खुद के बारे में जैसा फील करते हैं वो आपके पास्ट एक्शंस का कुल जोड़ है। सेल्फ वर्थ कोई मैजिकल चीज नहीं है जो कहीं से टपक जाती है। मैनसन कहते हैं कि अगर आप कॉन्फिडेंट या वर्दी महसूस नहीं करते तो इसका कारण ये नहीं है कि आपको किसी ने बचपन में टोल्ड ऑफ किया था, बल्कि ये है कि आपने पर्याप्त संख्या में ऐसे काम नहीं किए हैं जो डिफिकल्ट और चैलेंजिंग थे। कॉन्फिडेंस का एकमात्र सोर्स है द एक्सपीरियंस ऑफ सक्सीडिंग एट समथिंग यू वर अफ्रेड ऑफ। इंडियन एग्जाम्पल 4. सेल्फ वर्थ फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। संजय 35 साल, एक फैमिली मैन है। वह अपने गांव के सभी लोगों की मदद करता है, अपने छोटे भाई की कॉलेज फी भरता है और अपनी पत्नी के माता पिता की फाइनेंशियल देखभाल भी करता है। वो हमेशा थका हुआ रहता है, उसे रिलैक्स करने का समय नहीं मिलता, लेकिन वो खुद को प्राउड और स्ट्रांग महसूस करता है। अगर आप संजय से पूछें कि आपकी सेल्फ वर्थ क्या है, तो वो शायद जवाब न दे पाए, लेकिन उसकी फीलिंग ब्रेन को पता है। उसकी फीलिंग उसे बताती है कि आई एम वर्दी बिकॉज आई टेक एक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अदर्स। एक्शन, जिम्मेदारियां उठाना, पेन सहना। इमोशन, रिएक्शन, सेल्फ वर्थ और प्राइड। लेकिन इसके ऑपोजिट देखिए। आदित्य 25 साल, अपने माँ बाप के घर पर है। वो गलती करने से डरता है, इसलिए वो कोई एक्शन नहीं लेता। वो कहता है, मैं कुछ बड़ा करूंगा, पहले प्लान बना लूं। वो हर डिसीजन को टालता है। एक्शन 0, इनएक्शन। इमोशन, रिएक्शन, गिल्ट, शेम और लो सेल्फ वर्थ। आदित्य सोचता है कि मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए ताकि मैं एक्शन ले सकूं। मैनसन कहते हैं, रॉन्ग, आपको एक्शन लेना होगा ताकि कॉन्फिडेंस, इमोशन पैदा हो सके। तीसरा नियम, इमोशनल आइडेंटिटी, भावनात्मक पहचान। योर आइडेंटिटी विल स्टे योर आइडेंटिटी until a new experience acts against it. आपकी पहचान तब तक आपकी पहचान बनी रहेगी जब तक कि कोई नया अनुभव उस पर काम न करे। साधारण शब्दों में, हम खुद को जैसे देखते हैं, आइडेंटिटी, उसे बदलना लगभग असंभव है जब तक कि कोई बड़ा इमोशनल शॉक या एक्सपीरियंस हमें फोर्स न करे। हम सब खुद के बारे में एक स्टोरी बताते हैं। मैं एक मेहनती आदमी हूं, या मैं हमेशा अनलकी रहता हूं, या मैं इंट्रोवर्ट हूं। ये आपकी इमोशनल आइडेंटिटी है। अगर आपकी आइडेंटिटी है कि मैं शाय हूं, तो आपका एफ ब्रेन हर उस सिचुएशन से आपको बचाएगा जहां आपको सोशलाइज करना पड़े। ये आपकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है। इमोशनल चेंज तब आता है जब कोई एक्सपीरियंस आपकी पुरानी आइडेंटिटी को पूरी तरह से तोड़ देता है। इंडियन एग्जाम्पल 5. द आइडेंटिटी क्लैश। प्रिया 22 साल, खुद को एक पीपल प्लीजर मानती थी। आइडेंटिटी, वो कभी किसी को नो नहीं कह पाती थी। उसे लगता था कि लोगों की मदद करना ही उसकी वर्थ है। एक दिन उसकी एक दोस्त ने प्रिया का फायदा उठाया, उसे लाई बोला और एक बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड में फंसा दिया। ये इंसिडेंट एक न्यू, पेनफुल एक्सपीरियंस था जिसमें प्रिया की आई एम अ गुड पर्सन बिकॉज आई ऑलवेज हेल्प की आइडेंटिटी को तोड़ दिया। प्रिया को भयानक पेन हुआ, लेकिन इसी पेन ने उसे एक नई आइडेंटिटी बनाने पर फोर्स किया। मैं स्मार्ट हूं, मैं सेल्फ रिस्पेक्ट रखती हूं, मैं अब बाउंड्रीज बनाऊंगी। चेंज हमेशा पेन से आता है। जब तक आपको अपनी पुरानी आइडेंटिटी से जुड़े रहने में कोई पेन नहीं होता, आप उसे नहीं बदलेंगे। मैनसन कहते हैं, पेन इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट। पेन हमेशा रहेगा। ग्रोथ का मतलब है पेन को खत्म करना नहीं, बल्कि बेटर पेन चुनना। ओल्ड पेन, शाय रहने का पेन, अकेलापन,
लो सेल्फ वर्थ। न्यू, बेटर पेन, सोशल होने का पेन, रिजेक्शन का डर, ऑकवर्डनेस। हीरोइक लाइफ जीने का मतलब है वर्दी सफरिंग को चुनना। ये होप हमें बताती है कि पेन को अवॉइड मत करो, उसे एम्ब्रेस करो, क्योंकि यही पेन आपकी आइडेंटिटी को बदलता है और आपको ग्रोथ की तरफ ले जाता है। प्रिय दर्शक, अभी तक आपने समझा कि दुनिया की अनकंफर्टेबल ट्रुथ क्या है और क्यों सेल्फ कंट्रोल की जगह हमें मीनिंग कंट्रोल चाहिए। हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ इमोशन के जरिए ये भी जाना कि एक्शन से ही मोटिवेशन पैदा होती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मार्क मैनसन की ये किताब यही नहीं रुकती। पार्ट 2 में हम जानेंगे कि कैसे होप हमें मैनिपुलेट करती है, लव क्या है और क्यों ह्यूमैनिटी की सारी प्रोग्रेस एक मैथमेटिकल फॉर्मूला पर टिकी है। हम सीखेंगे कि गॉड और पेन का क्या रिलेशनशिप है और मैच्योर होप, परिपक्व उम्मीद क्या होती है। अब आपको अगला भाग प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए कंटिन्यूएशन प्रॉम्प्ट पार्ट 2 को कॉपी करके पेस्ट करना होगा। 4. होप इज एफसी। उम्मीद ही खराब है दोस्तों, अभी तक आपने जाना कि हमारी पूरी ड्राइव और मोटिवेशन हमारी होप से आती है। लेकिन अब एक और माइंड ब्लोइंग आइडिया को समझने का समय है। मार्क मैनसन कहते हैं कि अगर होप हमारी इंजन का फ्यूल है तो ये इंजन कभी-कभी खुद को जला देता है। चैप्टर 5 होप इज एफ शिट में मैनसन एक फंडामेंटल प्रॉब्लम की ओर इशारा करते हैं। होप इज नेसेसरी बट होप इज ऑल्सो डेंजरस। हम उम्मीद क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ट्रस्ट होता है कि फ्यूचर में कुछ बेटर होगा। लेकिन जब हमारी होप उन चीजों पर टिक जाती है जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो यही होप हमें टॉक्सिक बना देती है। आशा के 3 स्तर, द 3 लेवल्स ऑफ होप, मैनसन हमें 3 तरह की उम्मीदों के बारे में बताते हैं और हर अगला लेवल पिछले लेवल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेवल 1 मटीरियल होप, भौतिक उम्मीद। ये सबसे बेसिक उम्मीद है, जैसे मुझे जॉब मिल जाएगी, मुझे अपार्टमेंट मिल जाएगा, मेरी सैलरी बढ़ जाएगी। ये होप खत्म हो सकती है, लेकिन इससे आपकी लाइफ का मीनिंग खत्म नहीं होता। लेवल 2 रिलेशनल होप, संबंधों की उम्मीद। ये उम्मीद है कि मेरे संबंध स्टेबल और सैटिस्फाइंग रहेंगे। मेरे दोस्त मेरे साथ रहेंगे, मेरा पार्टनर मुझे लव करेगा, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करेगी। ये उम्मीद जब टूटती है तो आपको पेन होता है, पर आप तब भी लड़ सकते हैं। लेवल 3 एग्जिस्टेंशियल होप, अस्तित्व की उम्मीद। ये सबसे डीप उम्मीद है। ये वो होप है कि मेरे होने का कोई मीनिंग है, मैं वर्थलेस नहीं हूं, मेरे स्ट्रगल्स का कोई एंड रिजल्ट निकलेगा। जब ये होप खत्म होती है मेरे दोस्त, तभी हमें लगता है कि एवरीथिंग इज एफ सीड। ये होपलेसनेस ही हमें डिप्रेशन और एपैथी की ओर ले जाती है। मैनसन का आर्ग्यूमेंट ये है कि आज की कंज्यूमर कल्चर और सोशल मीडिया हमें लेवल 1 की होप में फंसाकर लेवल 3 की होप को कमजोर कर रहे हैं। इंडियन एग्जाम्पल 6 द सोशल मीडिया ट्रैप ऑफ कंपैरिजन। कल्पना कीजिए कि आरती 30 साल, एक हाउसवाइफ और एक आर्टिस्ट है जो घर से ही काम करती है। आरती को उम्मीद है, लेवल 1 होप, कि वो अपनी पेंटिंग्स बेचकर अच्छी इनकम कमाएगी। ये हेल्दी होप है। लेकिन जब वो इंस्टाग्राम खोलती है तो वो देखती है कि उसकी एक दोस्त पूजा, जो यूएसए में है, एक आर्ट एग्जीबिशन में भाग ले रही है जिसके बारे में न्यूज़पेपर्स में छपा है। पूजा की लाइफ ग्लॉसी और सक्सेसफुल लगती है। यहाँ क्या होता है? आरती की लेवल 1 होप, पैसे कमाना, लेवल 3 होप, मेरे काम का कोई मीनिंग है, से जुड़ जाती है। उसे लगता है कि अगर पूजा की तरह सक्सेस नहीं मिली तो मेरी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं। ये डेंजरस होप है, क्योंकि अब आरती की खुशी पूजा की सक्सेस से डिसाइड हो रही है। वो एक अनकंट्रोलेबल फैक्टर पर अपनी एग्जिस्टेंशियल वर्थ को डिपेंड कर रही है। मैनसन कहते हैं, जब हम दूसरों से कंपेयर करके अपनी होप बनाते हैं तो हम खुद को खतरे में डाल देते हैं। जब आप कंपेयर करते हैं तो आप परफेक्ट, फ्रिक्शनलेस लाइफ की उम्मीद करने लगते हैं, एक ऐसी उम्मीद जो इम्पॉसिबल है और जो आपको फेलियर के डर से कोई भी एक्शन लेने से रोकती है। सॉल्यूशन, अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस कीजिए। अपनी लेवल 3 होप को इस फैक्ट पर बेस कीजिए कि आप एग्जिस्ट करते हैं,
ना कि इस पर कि आप क्या अचीव करते हैं। जब आप अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तभी आप रियलिस्टिक और मैच्योर होप की ओर बढ़ते हैं। 5. द फॉर्मूला ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता का सूत्र। अगला कॉन्सेप्ट आपको ह्यूमन नेचर की डीपेस्ट इनसाइट देगा। मार्क मैनसन ने कांट और नीचे जैसे बड़े फिलोसोफर्स के आइडियाज को कंबाइन करके द फॉर्मूला ऑफ ह्यूमैनिटी दी है। ये फॉर्मूला बताती है कि हम इंसान लव क्यों करते हैं, सैक्रिफाइस क्यों करते हैं और हमें मीनिंग कहाँ मिलता है। द फॉर्मूला T इज इक्वल टू F इंटू V। T इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ अ थिंग, किसी वस्तु का कुल मूल्य। F इज इक्वल टू फीलिंग, उससे जुड़ी भावनाएं। V इज इक्वल टू वैल्यूज, आपके मूल्य बटे सिद्धांत। साधारण शब्दों में आप किसी चीज को कितना वैल्यू देते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उससे जुड़ी फीलिंग्स को अपने वैल्यू सिस्टम के अंदर कैसे इंटरप्रेट करते हैं। हमने पहले देखा था कि थिंकिंग ब्रेन, टी ब्रेन और फीलिंग ब्रेन, एफ ब्रेन में लड़ाई चलती है। एफ ब्रेन सिर्फ फीलिंग्स पैदा करता है, डर, खुशी, दर्द। टी ब्रेन उन फीलिंग्स को वैल्यूज, सिद्धांतों के फिल्टर से गुजारकर किसी चीज को टोटल वैल्यू देता है। अगर एफ ब्रेन हाथी डरता है, फीलिंग, और टी ब्रेन सवार का वैल्यू सिस्टम कहता है कि डरपोक होना खराब है, वैल्यू करेज, तो टी ब्रेन हाथी को फोर्स करेगा कि वो उस डर का सामना करे। इस स्ट्रगल से ह्यूमैनिटी की ग्रेटेस्ट एक्शंस पैदा होती हैं। इंडियन एग्जाम्पल 7. द वैल्यू ऑफ फैमिली सैक्रिफाइस। आदर्श एक 40 साल का आदमी है जो अब्रॉड में अच्छी जॉब कर रहा था। अचानक उसके पिताजी बीमार हो जाते हैं और बिजनेस डूब जाता है। आदर्श के पास दो रास्ते हैं। ऑप्शन ए, सेल्फ इंटरेस्ट वैल्यू, अब्रॉड में ही रहो, बिजनेस को भूल जाओ, अपनी करियर और फ्यूचर पर फोकस करो, इससे पेन, फैमिली का स्ट्रेस अवॉइड होगा। ऑप्शन बी, सैक्रिफाइस वैल्यू, जॉब छोड़ो, वापस आओ, बिजनेस को संभालो, फैमिली को सपोर्ट करो, इससे इमीडिएट पेन, फाइनेंशियल लॉस, करियर सेटबैक होगा। आदर्श ऑप्शन बी चुनता है। एफ, ब्रेन, पेन महसूस करता है, फ्रस्ट्रेशन, फाइनेंशियल स्ट्रेस, सैडनेस, फीलिंग। टी ब्रेन, आदर्श का वैल्यू सिस्टम है फैमिली कम्स फर्स्ट, वैल्यू, लॉयल्टी और ड्यूटी। कैलकुलेशन, टोटल वैल्यू इक्वल्स फीलिंग, पेन, मल्टीप्लाई वैल्यू, लॉयल्टी। टी ब्रेन इस पेन को इंटरप्रेट करता है, ये पेन मेरे कैरेक्टर को डिफाइन करता है, ये मुझे वर्थवाइल बनाता है, इस सैक्रिफाइस में मीनिंग है। इसलिए आदर्श पेन में होने के बावजूद खुद को वर्थलेस नहीं बल्कि हीरोइक महसूस करता है। मैनसन कहते हैं, वैल्यूज ही हमारे इमोशनल एल्गोरिथम को डिसाइड करते हैं। अगर आपके वैल्यूज खराब हैं, जैसे दिखावा, विक्टिमहुड, तो आपका टी ब्रेन हर फीलिंग को नेगेटिव तरीके से प्रोसेस करेगा। द गोल्डन क्वेश्चन, आप किस पेन को वैल्यू देते हैं? आपकी आइडेंटिटी आपकी वैल्यूज से बनती है। एक स्टूडेंट जो हार्ड वर्क को वैल्यू देता है, उसे स्टडी का पेन, बोरियत एक्सेप्टेबल लगता है। एक स्टूडेंट जो सिर्फ रिजल्ट को वैल्यू देता है, उसे स्टडी का पेन अनबेरेबल लगता है। फॉर्मूला सिखाती है, अपनी फीलिंग्स को मत बदलो, अपने वैल्यूज को बदलो। 6. पेन इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट। पीड़ा एक सार्वभौमिक स्थिरांक है। हमने बात की थी कि पेन हमेशा रहेगा। मार्क मैनसन इसे द यूनिवर्सल कांस्टेंट यानी सार्वभौमिक स्थिरांक कहते हैं। ये गणित के पाई नंबर की तरह है, जो हमेशा एग्जिस्ट करता है, आप इसे मिटा नहीं सकते। और यही आइडिया आपको होप से लव की तरफ ले जाता है। पेन की कीमत, द प्राइस ऑफ पेन। हमारा मॉडर्न वर्ल्ड एक इल्यूजन बेचता है, नो पेन ऑल गेन, इंस्टेंट रिलीफ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट सक्सेस। लेकिन रिजल्ट क्या होता है? हम साइकोलॉजिकली फ्रैजाइल हो जाते हैं। हम छोटे से छोटे पेन को भी सहन नहीं कर पाते। पेन दो तरह का होता है। नेसेसरी पेन, जरूरी पीड़ा, ये ग्रोथ का पेन है। जिम में मसल बनाने का दर्द, एग्जाम के लिए देर रात तक पढ़ने का दर्द, एक डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन करने का दर्द, ये पेन आपको इवॉल्व करता है। अवॉइडेबल पेन, टालने योग्य पीड़ा, ये अवॉइडेंस का पेन है। प्रोक्रास्टिनेशन का दर्द, रिग्रेट का दर्द,
अनरिजॉल्व्ड का दर्द, ये पेन आपको स्टक रखता है। होप, खासकर इमैच्योर होप, आपको नेसेसरी पेन से बचाती है। वो कहती है बस एक शॉर्टकट ढूंढ लो और दर्द खत्म हो जाएगा। लव, मैच्योर होप आपसे कहती है पेन को एम्ब्रेस करो, क्योंकि यही पेन आपको डिफाइन करेगा। पेन से मीनिंग पैदा करो। इंडियन एग्जाम्पल 8 द एंटरप्रेन्योर्स टू पेन्स। रोहन एक 32 साल का एंटरप्रेन्योर है जिसने अपना स्टार्टअप शुरू किया है। सिचुएशन 1 नेसेसरी पेन, ग्रोथ पेन। रोहन को हर रोज 14 घंटे काम करना पड़ता है। फंडिंग जुटाने के लिए वो 50 प्रेजेंटेशंस देता है, जिसमें से 48 लोग उसे रिजेक्ट करते हैं। उसे अपनी पर्सनल लाइफ को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। रोहन्स टी ब्रेन इंटरप्रिटेशन, ये पेन, रिजेक्शन, ओवरवर्क इस बात का प्रूफ है कि मैं सीरियस हूं। ये पेन मेरे फ्यूचर विजन के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। सिचुएशन 2 अवॉइडेबल पेन, अवॉइडेंस पेन। रोहन का स्टार्टअप फेल हो जाता है। वो मार्केट में किसी को ब्लेम करने लगता है। वो अल्कोहल पीने लगता है, मीटिंग स्किप करने लगता है और रियलिटी को फेस नहीं करता। रोहन्स टी ब्रेन इंटरप्रिटेशन, मैं अनलकी हूं, दुनिया खराब है, मेरे साथ गलत हुआ है, आई एम अ विक्टिम। देखिए, दोनों सिचुएशंस में पेन है, लेकिन नेसेसरी पेन से रोहन इवॉल्व हुआ। वो एक बेटर एंटरप्रेन्योर बन गया, भले ही स्टार्टअप डूब गया हो। अवॉइडेबल पेन से वो स्टक हो गया, वो एक रिजेंटफुल विक्टिम बन गया। मैनसन का कोर मैसेज है, लाइफ में पेन से बचने का एकमात्र तरीका है लव, यानी कुछ ऐसा वैल्यू करना जो आपकी सेल्फ आइडेंटिटी से बड़ा हो। लव, द ओनली थिंग वी कैन ट्रूली कंट्रोल। मैनसन कहते हैं कि लव ही एकमात्र ऐसी एक्शन है जो होप से इंडिपेंडेंट है। होप कहती है I love you because I hope that you will make me happy or make my life better or take away my pain. मैं तुमसे लव करती हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे खुश करोगे। ट्रू लव कहती है I love you and I accept your pain, your flaws and the uncertainty of our future. My action is not conditional. मैं तुमसे लव करता हूं और मैं तुम्हारी पेन, तुम्हारी कमियों और हमारे फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करता हूं। मेरा एक्शन किसी कंडीशन पर डिपेंड नहीं करता। लव का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। जब आप किसी से लव करते हैं तो आप उसकी केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मीनिंग देती है। 7 मैच्योर होप एंड द फाइनल रिलीजन, परिपक्व उम्मीद और अंतिम धर्म। अब हम बुक के सबसे फिलॉसफिकल और इम्पैक्टफुल कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। इतनी चर्चा के बाद मार्क मैनसन हमें एक ऑल्टरनेटिव देते हैं जिसे वो मैच्योर होप और द फाइनल रिलीजन कहते हैं। मैच्योर होप, परिपक्व उम्मीद। इमैच्योर होप, अपरिपक्व उम्मीद, खुद से कहती है आई होप दैट आई विल बी रिच, आई होप दैट आई विल बी फेमस, आई होप दैट आई विल बी हैप्पी। मुझे उम्मीद है कि मैं अमीर बनूंगा, मुझे उम्मीद है कि मैं खुश रहूंगा। मैच्योर होप, परिपक्व उम्मीद, खुद से कहती है I hope that I will find a way to accept the pain and uncertainty of life and act responsibly anyway. मुझे उम्मीद है कि मैं लाइफ के दर्द और अनिश्चितता को एक्सेप्ट करने का कोई रास्ता ढूंढूंगा और फिर भी जिम्मेदारी से एक्शन लूंगा। मैच्योर होप किसी आउटकम पर डिपेंड नहीं करती, वो आपके कैरेक्टर पर डिपेंड करती है। ये इस बात पर डिपेंड करती है कि आप फेलियर के बाद भी उठने का चॉइस करते हैं। इंडियन एग्जाम्पल 9 द होप ऑफ रेजिलियंस ओल्ड सितार प्लेयर शंकर लाल। शंकर लाल जी पिछले 50 सालों से सितार बजा रहे हैं। उन्हें कभी फेम नहीं मिली। वो एक छोटे से टाउन में रहते हैं और कभी-कभी लोकल फंक्शंस में बजाते हैं। उनका एक शिष्य रवि मुंबई जाकर फेमस हो जाता है। इमैच्योर होप कहती काश मैं भी रवि जितना टैलेंटेड होता, मेरी लाइफ फेल हो गई। फोकस ऑन आउटकम। मैच्योर होप कहती मैं सितार इसलिए बजाता हूं क्योंकि मुझे सितार के सुर से लव है, मुझे अपनी आर्ट से लव है, मुझे प्रैक्टिस के पेन से लव है। फेम मिले या ना मिले, मेरी लाइफ में म्यूजिक का मीनिंग परमानेंट है। फोकस ऑन प्रोसेस एंड वैल्यू। मैच्योर होप आपको फ्रीडम देती है, फ्रीडम उस आउटकम के स्ट्रेस से जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। द फाइनल रिलीजन, लव,
अंतिम धर्म, प्रेम। मैनसन कंक्लूड करते हैं कि जब लेवल 3 होप, एग्जिस्टेंशियल होप टूटती है, जब आपको एहसास होता है कि कोई कॉस्मिक मीनिंग नहीं है, तब आपको एक नई फाउंडेशन की ज़रूरत होती है। इसे ही वो द फाइनल रिलीजन कहते हैं, और ये रिलीजन सिर्फ लव पर टिकी है। लव इज़ द एंटी होप। ये फ्यूचर पर नहीं, प्रेजेंट पर फोकस करती है। लव का मतलब है एम्ब्रेसिंग द पेन ऑफ अदर्स, दूसरों की पेन को एक्सेप्ट करना। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वर्ल्ड, दुनिया की भलाई के लिए एक्शन लेना, बिना किसी प्रॉमिस के कि दुनिया परफेक्ट हो जाएगी। एक्टिंग विदाउट एक्सपेक्टेशन, रिजल्ट की उम्मीद के बिना एक्शन लेना। आज की दुनिया में जहां सब कुछ खराब है और हम सब खुद को स्मॉल और आइसोलेटेड महसूस कर रहे हैं, लव ही हमें कनेक्ट कर सकती है। लव ही एकमात्र ऐसी एक्शन है जो मीनिंग पैदा करती है, भले ही इस यूनिवर्स में कोई मीनिंग न हो। A final thought from the author. The ultimate freedom, the ultimate goal, is not to be free from pain and problems, but to love something so much that you would choose to suffer for it. सबसे बड़ी आज़ादी, सबसे बड़ा गोल दर्द और समस्याओं से मुक्त होना नहीं है, बल्कि किसी चीज़ को इतना लव करना है कि आप उसके लिए सफ़र करना चुन सकें। यही इस बुक का कोर मैसेज है मेरे दोस्त। एवरीथिंग इज एफ सीट। हाँ, ये सच है, लेकिन ये ट्रूथ हमें परमिशन देती है कि हम लव को चुनें, एक्शन को चुनें और वर्दी पेन को चुनें। अगर आपको अपनी लाइफ को हीरोइक बनाना है, तो हीरोइक पेन चुनिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी चुनिए और अनकंडीशनल लव चुनिए। कंक्लूजन, आपका एक्शन ही आपका विश्वास है। तो दोस्तों, मार्क मैनसन की ये किताब एवरीथिंग इज एफ एक्स सीट, अ बुक अबाउट होप, हमें 2 मेजर लेसन्स देती है। स्टॉप सर्चिंग फॉर होप, उम्मीद की तलाश बंद करो, ये कभी खत्म नहीं होगी और हमेशा आपको धोखा देगी। स्टार्ट लिविंग योर वैल्यूज, अपने कोर वैल्यूज के हिसाब से जीना शुरू करो। एक्शन लो, एक्शन से इमोशन पैदा होगी और इमोशन से मीनिंग पैदा होगा। आपकी लाइफ का मीनिंग उस फ्यूचर में नहीं है जिसे आपने इमेजिन किया है। आपकी लाइफ का मीनिंग उस पेन में है जिसे आप आज सहने का चॉइस हारते हैं, उस पेन में जो आपके वैल्यूज को डिफाइन करता है। एवरीथिंग इज एफसक्ट का मतलब है अब आप बहाने नहीं बना सकते, अब आपको एक्शन लेना ही होगा। आपका होप नैरेटिव हमेशा आई होप थिंग्स गेट बेटर से आई विल मेक थिंग्स वर्दी ऑफ सफरिंग में बदलना चाहिए। आज ही, अभी अपनी जिंदगी में ये बदलाव लाना शुरू करो। एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी चुनो जो आपको पेन दे, पर वो पेन वर्दी हो। टेल अस इन द कमेंट्स, आपके लाइफ की वो कौन सी चैलेंज है, वो कौन सा पेन है जिसे आप अब तक अवॉइड कर रहे थे, लेकिन अब आप उसे एक्सेप्ट करके मीनिंग बनाना चाहते हैं। हमें कमेंट्स में बताइए कि आपका वर्दी सफरिंग क्या होगा। दोस्तों, अपना कीमती टाइम देने के लिए और इस डीप फिलोसॉफिकल जर्नी पर चलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि वे भी अपनी जिंदगी में मैच्योर होप को एम्ब्रेस कर सकें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, ऐसे ही और इनक्रेडिबल बुक समरीज के लिए। थैंक यू।